गांव के सूखे खेत के किनारे किसान और उसकी पत्नी बैठे होते हैं। हवा गर्म है और चारों तरफ उदासी फैली हुई है। किसान थका हुआ सा जमीन की दरारों को देख रहा होता है। ये खेत कितनी मेहनत से सींचा था मैंने, और आज देखो, एक बूंद पानी तक नहीं है। हम कब तक ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? घर में अनाज भी खत्म हो रहा है। किसान सिर झुका लेता है, लेकिन उसकी आंखें भी भर आती हैं। आप राजा के पास चलिए, उनसे मदद मांगिए। अगर वही कुछ कर सकते हैं तो हम चुप क्यों रहें? अगर राजा तक पहुंचना ही आखिरी रास्ता है, तो चलो आज कोशिश करते हैं। उसी समय गांव के कुछ लोग फटे पुराने कपड़ों में महल के दरबार की ओर आते हैं। उनके चेहरे थके और दुखी होते हैं। दरबार में राजा धर्मवीर अपने सिंहासन पर बैठे प्रजा की बातें सुन रहे होते हैं। महाराज, हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया है। खेत बंजर हो चुके हैं, पशु प्यासे मर रहे हैं। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। राजा धर्मवीर ये सुनकर गहरी चिंता में डूब जाते हैं। मेरी प्रजा दुख में हो और मैं चैन से बैठा रहूं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं इस संकट का समाधान अवश्य खोजूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कठिनाई क्यों ना उठानी पड़े। राजा धर्मवीर अपने महल के दरबार में गंभीर चेहरे के साथ बैठे होते हैं। उनके मन में प्रजा की चिंता लगातार चल रही होती है। पूरा दरबार शांत होता है और सभी मंत्री भी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। तभी राजा अपने सैनिक से कहते हैं, तुरंत राज्य के महान साधु महाराज को महल में बुलाया जाए। शायद वही इस संकट का कोई उपाय बता सकें। कुछ समय बाद लंबे सफेद वस्त्र पहने एक वृद्ध साधु दरबार में प्रवेश करते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी और शांत चेहरा देखकर पूरा दरबार सम्मान में झुक जाता है। राजा सिंहासन से उतरकर साधु के पास आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव, मेरा राज्य भयंकर सूखे से जूझ रहा है। प्रजा भूखी और परेशान है। कृपया इस संकट से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताइए। साधु कुछ पल आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। पूरा दरबार उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगता है। राजन, यह केवल प्रकृति का क्रोध नहीं, बल्कि देवताओं की परीक्षा है। गुरुदेव, इस परीक्षा से बाहर निकलने का उपाय क्या है? बेचैनी और उम्मीद से। यदि आप स्वयं अपने हाथों से गांव के सबसे सूखे खेत में हल चलाएंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और पूरे राज्य में वर्षा होगी। यदि मेरी प्रजा की भलाई इसी में है, तो मैं ये कार्य अवश्य करूंगा, दृढ़ निश्चय और साहस से। राजा धर्मवीर साधु के वचन को गंभीरता से लेते हैं और उसी दिन से तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन दरबार में एक बड़ा संकट आ जाता है। राजा अचानक तेज बुखार में गिर पड़ते हैं। पूरा महल अफरा तफरी में भर जाता है। वैद्य और मंत्री दौड़ते हुए राजा के कक्ष में पहुंचते हैं। राजा बिस्तर पर कमजोर पड़े होते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका होता है। अगर मैं खेत तक नहीं जा पाया तो मेरी प्रजा का क्या होगा? महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं आपका उपचार कर रहा हूं। आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने महाराज को औषधि दे दी है। अब सब इंद्रदेव की कृपा और समय पर निर्भर करता है। ऐसा कहकर वैद्य धीरे धीरे अपना सामान उठाता है और कक्ष से बाहर चला जाता है। कमरे में फिर से चिंता भरा सन्नाटा छा जाता है। महाराज की तबीयत बहुत खराब है। ऐसे में हल कौन चलाएगा? अगर खेत नहीं जोता गया तो साधु का उपाय अधूरा रह जाएगा और बारिश नहीं होगी। गांव वाले भी महल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद
और डर दोनों होते हैं। अगर राजा नहीं उठ पाए तो हमारा कौन सहारा होगा? भगवान, अब तो कोई रास्ता दिखाओ। दरबार में सबसे बड़ा सवाल गूंजने लगता है। अब आखिर वो कौन होगा जो सूखे खेत में हल चलाएगा? और क्या सच में बारिश लौटेगी? दरबार में सबकी चिंता बड़ी हुई होती है। तभी राजकुमारी देवसेना आगे बढ़ती हैं। वो महल के बाहर आती हैं, जहां गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों साफ दिखाई देते हैं। मेरे पिता राजा धर्मवीर अस्वस्थ हैं और राज्य संकट में है। इसलिए मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं स्वयं सूखे खेत में हल चलाऊंगी, साहस और दृढ़ निश्चय से। भीड़ में धीरे धीरे भरोसा बढ़ने लगता है और सभी लोग राजकुमारी के इस साहसिक फैसले को देखकर चुपचाप खड़े रह जाते हैं। पहली किरण के साथ राजकुमारी देवसेना गांव के सूखे खेत में पहुंचती हैं। उनके साथ 2 बैल और एक पुराना हल होता है। गांव के लोग दूर खड़े चिंता और उम्मीद से उन्हें देख रहे होते हैं। राजकुमारी हल को मजबूती से पकड़ती हैं और बैलों को आगे बढ़ाने लगती हैं। सूखी जमीन इतनी कठोर होती है कि हल बार बार अटक जाता है। धीरे धीरे उनके हाथों में छाले पड़ने लगते हैं, माथे से पसीना टपकने लगता है, लेकिन वो लगातार खेत जोतती रहती हैं। काफी देर तक मेहनत करने के बाद अचानक आसमान में तेज गर्जना होने लगती है। बादल पूरे आकाश में फैल जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और खेत में चमकदार रोशनी उतरती है। राजकुमारी देवसेना, तुम्हारे साहस और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं माधवगढ़ में वर्षा करने के लिए तैयार हूं, परंतु वर्षा होने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। प्रजा की भलाई के लिए मैं हर शर्त स्वीकार करती हूँ। जंगल में एक सूखे पेड़ के नीचे दिव्य बीज पड़ा है, उसे लाकर इस खेत में बोना होगा। दिन का समय होता है, लेकिन घने जंगल में पेड़ों की वजह से हल्का अंधेरा सा छाया रहता है। चारों तरफ सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही होती है। राजकुमारी देवसेना हाथ में मशाल नहीं बल्कि एक लकड़ी लेकर सावधानी से आगे बढ़ रही होती हैं। मुझे वो सूखा पेड़ जल्दी ढूंढना होगा। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक बड़ा सूखा पेड़ दिखाई देता है। उसकी शाखाएं पूरी तरह बेजान होती हैं और उसके आसपास अजीब सन्नाटा फैला होता है। राजकुमारी धीरे धीरे उस पेड़ की ओर बढ़ने लगती हैं। रुको! अचानक पेड़ के पीछे से एक विशाल राक्षस बाहर आता है। उसकी लाल आंखें चमक रही होती हैं और हाथ में बड़ा गदा होता है। मैं इस दिव्य बीज का रक्षक हूं, कोई भी इसे यहां से नहीं ले जा सकता। मुझे ये बीज अपने राज्य को बचाने के लिए चाहिए। अगर तुम्हें ये बीज चाहिए तो पहले मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। पूछो। सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सच्चाई और साहस। राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपनी प्रजा की रक्षा करना। राजकुमारी देवसेना, तुमने साहस, बुद्धि और सच्चाई की परीक्षा पार कर ली है। अब तुम यह दिव्य बीज ले जा सकती हो। आपका धन्यवाद। मैं इस बीज से अपने राज्य को फिर से खुशहाल बनाऊंगी। तभी तेज हवा चलने लगती है और राक्षस धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। जंगल में फिर से सन्नाटा छा जाता है। राजकुमारी देवसेना तेजी से जंगल से बाहर निकलती हैं और दिव्य बीज लेकर सूखे खेत में पहुंच जाती हैं। गांव के लोग उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। राजकुमारी धीरे धीरे घुटनों के बल बैठती हैं और उस दिव्य बीज को सूखी मिट्टी में बो देती हैं। जैसे ही बीज मिट्टी को छूता है, अचानक तेज हवा चलने लगती है। आसमान में बढ़ने लगते हैं, बिजली चमकती है और जोरदार गर्जना। गांव वाले डर
और खुशी से आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं, जबकि राजकुमारी देवसेना मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखती हैं। तेज बारिश के बाद पूरे माधवगढ़ में हरियाली लौटने लगती है। सूखे खेतों में फिर से पानी भर जाता है और गांव वाले खुशी से काम में जुट जाते हैं। महल के अंदर राजा धर्मवीर अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे होते हैं। महाराज, पूरे राज्य में बारिश हो रही है और राजकुमारी देवसेना दिव्य बीज लेकर लौट आई हैं। मुझे पता था मेरी बेटी राज्य को निराश नहीं करेगी। तभी राजकुमारी देवसेना महल में प्रवेश करती हैं। उनके कपड़े बारिश से भीगे होते हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष होता है। अगले दिन माधवगढ़ के दरबार को फूलों और दीपों से सजाया जाता है। पूरे राज्य के मंत्री, सैनिक और गांव वाले वहां इकट्ठा होते हैं। राजा धर्मवीर सिंहासन से उठकर सबकी ओर देखते हैं। कल राजकुमारी देवसेना ने अपने साहस और बुद्धिमानी से पूरे राज्य को बचाया है। आज से मैं राजकुमारी देवसेना को माधवगढ़ का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। ये सुनते ही पूरा दरबार खुशी से झूम उठता है। राजकुमारी भावुक होकर अपने पिता की ओर देखती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं, मैं हमेशा अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करूंगी।